कलयुग की मंत्रा यानी पड़ोस की रमिया चाची भर रही है कैकई यानी मीनाक्षी भाभी के कान। राधा काकी बना रही है अपनी होने वाली बहू के लिए पकवान। और सूरज ने किया है किसी खास तोहफे का इंतजाम। इधर रोजी और प्रभात हैं सूरज की पसंद से अनजान। कहानी के इस भाग में सुनिए इन सब बातों का बखान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 33वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज के होटल में उसी का मैनेजर भानु अपने भाई रवि के साथ मिलकर जालसाजी कर रहा है और प्रभात इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान पाखी और सूरज के विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है और सूरज प्रशांत को सबके साथ एक बार मसूरी आने के लिए मना लेता है। अब आगे। मसूरी की प्रताप कोठी में आज हर कोई उत्साह के साथ अपने काम में व्यस्त था। कोठी को रंगीन झालरों और फूलों से सजाया जा रहा था। मंगलू सभी के लिए फूलों के हार लेकर अभी अभी आया था और उसके बापू शंकर काका सूरज के निर्देशानुसार बंगले की साफ सफाई का काम करवा रहे थे। राधा काकी होटल से आए अंग्रेजी रसोइये को नाश्ते और खाने का मेन्यू समझा रही थी। देख भाई हलवाइये, मटर की कचौड़ियाँ और आलू दम बनेंगे, और वो का कहा था अंग्रेजी में, ब्रेड, उसका कुछ अंग्रेजी आइटम बना ही देना। शेफ उनकी बात समझकर बोला, सैंडविच बनाना होगा ना जी। राधा काकी मुँह बिचकाकर बोली, हाँ हाँ वही, और हाँ रसमलाई आवेगी होटल से। हम ये मूंग का हलवा बनाए देते हैं, सर को जरा। उन्होंने आदेश दिया। अभी वो हलवा बना ही रही थी कि सूरज उन्हें खोजता हुआ आया। काकी चलो ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाथ का काम रसोइये को संभला काकी रूम में आई। सूरज एक एक करके उन्हें सबके लिए लाए उपहार दिखाने लगा। राधा काकी इतने सारे उपहारों में से अपनी होने वाली बहू के लिए कोई चीज ना देख पूछने लगी, सब कुछ तो अच्छा है बबुआ जी, पर बहू रानी के लिए कछु नहीं लाए? उसे क्या खाली हाथ ही भेज देंगे? सूरज काकी की चतुराई देख मुस्कुराया। क्या काकी, तुमसे कोई नहीं बच सकता। कहते हुए उसने कुछ ऐसी चीज काकी को दिखाई तो काकी खुश होते हुए बोली, वाह बबुआ, जवाब नहीं तुम्हारा। होटल में भी सूरज की मंगेतर को देखने के लिए हर कोई उत्सुक था। अभी तक किसी ने भी पाखी की तस्वीर तक नहीं देखी थी। रोजी प्रभात से बोली, अपने सूरज सर कितने चूजी हैं, उनकी पसंद तो लाजवाब होगी। You know, I am so excited to see the gorgeous girl. लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं मिस रोजी कि वो कोई इस तरह की मॉडर्न टाइप लड़की होगी? प्रभात ने पूछा। मैं सूरज सर की चॉइस जानती हूँ इसलिए, रोजी ने बड़े अभिमान से कहा, और मुझे ऐसा लगता है वो आपकी सोच से कहीं अलग होगी। शर्त लगी? प्रभात ने पूछा। ऑल राइट, रोजी ने शर्त मंजूर की। अगर तुम हारे तो सूरज सर से मेरे प्रमोशन की बात करो, प्रभात ने कहा, और अगर आप हारी तो मैं फिर पार्टी लूँगा आपसे। देहरादून में पाखी के घर पर सभी खुश थे। प्रशांत ने घर आकर सभी को मसूरी जाने की बात बताई तो सभी के चेहरे खिल उठे।
पंकज तो मुन्नू को लेकर नाचने लगा और बाबूजी भी प्रसन्न हो पड़ोस के बैजू चाचा से इस बारे में चर्चा करने निकल गए। अम्मा तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगी कि उनकी लाडो को इतना अच्छा घरवर नसीब हुआ है, और मीनाक्षी अपनी ननद के भाग्य पर ईर्ष्या करती उसका होने वाला ऐश्वर्य देखने के लिए अधीर हो उठी। पाखी सूरज से मिलने की बात अभी सोच ही रही थी कि प्रशांत ने आकर कहा, जाने की तैयारी करो, कल सुबह निकलेंगे और आते आते रात हो जाएगी। तभी मीनाक्षी रमिया चाची के साथ आई। पाखी कैसे जाएगी बेटा, बिना शादी के कहीं लड़की ससुराल जाती है? रमिया चाची ने तीखे स्वर में कहा। अम्मा भी विरोध न कर सकी। पाखी चुप खड़ी रही। सूरज से मिलने का स्वप्न देखती वह एकाएक आकाश से धरती पर आ गिरी। प्रशांत पाखी का उतरा चेहरा देख रमिया चाची से बोला, आजकल ये सब कौन मानता है चाची? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम बड़ी बूढ़ी वहीं ढाक के 3 पात। चाची ने नाराज होकर कहा, मत मानो बेटा, अपशगुन से तो राजाओं के सिंहासन डोल जाते हैं, फिर तुम लोगों की क्या बिसात। मीनाक्षी चाची का पक्ष लेते हुए बोली, इनकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, पत्थर। अपनी बहन के प्यार में बावले हुए जा रहे हैं चाची। क्यों अम्मा जी, आप सांप क्यों सूंघ गया? अम्मा ने लाचारी से कहा, मैं क्या बोलूं बहू, जैसा तुम लोग ठीक समझो वैसा करो। पर कहीं जवाई बाबू नाराज हो गए तो? उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। प्रशांत ने पाखी को देखा। पाखी ने कहा, मैं वैशाली के घर पर रह जाऊंगी, आप लोग हो आइएगा। कहकर वह वैशाली को फ़ोन करने चली गई। सूरज को कुछ भी कहने का मतलब था उसके सारे उत्साह पर पानी फेर देना। इसलिए जब सूरज का फ़ोन आया तो पाखी भरसक सहज बनी रहने की कोशिश करने लगी। सूरज ने उसके लिए क्या क्या सोचा है इसकी लंबी लिस्ट सुन पाखी खुश भी हो रही थी और ना जा पाने की वजह से उदास भी। सूरज कह रहा था, सुनो, काका काकी पुराने ख्यालों के हैं, जब उनके पैर छुओ तो सर पर आंचल ले लेना। पाखी बहू बनने की इस नवीन कल्पना से रोमांचित हो उठी, पर उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। ड्राइवर नियत समय पर देहरादून पहुंच गया और सलाम ठोककर सबके आने के इंतज़ार में पाखी के घर के सामने खड़ा था। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि राजपूत परिवार आज पाखी के ससुराल देखने जा रहा है। वर्दीधारी ड्राइवर और कांच की तरह चमकती गाड़ी को देख कईयों के कलेजे पर सांप लौट रहे थे, तो कई पाखी के भाग्य पर रीझे जा रहे थे। अम्मा अपनी सिल्क की साड़ी का आंचल कंधे पर डाले गाड़ी के पास आई। पंकज मुन्नू को गोद में उठाए कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा खुला ही नहीं। तभी ड्राइवर तुरंत वहां आया और उसने अम्मा को नमस्ते कर दरवाज़ा खोला। मुन्नू को बड़ा मज़ा आ रहा था। ऊनी लाल टोपी लगाए वह अपने नन्हे नन्हे पैर रखता गाड़ी की सीट पर उछल रहा था। इतना नरम तो उसका गद्दा भी नहीं था। फिर बाबूजी आए और अपनी ऐनक ठीक करते हुए पड़ोस की बैजू चाचा को सूरज पुराण सुनाने लगे। मीनाक्षी भी आज सोहला श्रृंगार कर ठाठ से अपने हाथ में मिठाई की टोकरी लिए चली आ रही थी। सूरज के लिए उसने नारियल की बर्फी बनाई थी और बेसन के लड्डू भी। वह हर हालत में सूरज को प्रसन्न करना चाहती थी, स्वार्थवश ही सही। पर पाखी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी मिठाइयाँ बनाने में भाभी की पूरी मदद की थी।
अम्मा ने बाबूजी से कहे सूरज के लिए ताबीज़ मंगवाया था, जिससे वो बुरी नज़र वालों से बचा रहे। प्रशांत पाखी को वैशाली के घर पहुंचा। रास्ते में फल दुकान से कई प्रकार के फलों की टोकरी उठा लाया। वैशाली पाखी को देख हैरान रह गई। तूने तो कहा था तू मसूरी जाएगी। पाखी ने उसे रम्या चाची की कही अपशगुन वाली बात बताई तो वैशाली चिढ़ गई। ऐसी की तैसी उस मंथरा की, सबके काम में टांग अड़ाना ही जानती है वो। पाखी उदास होकर बोली, मेरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही है सूरज को बताने की। वो इतना खुश है कि पागलों की तरह वह मेरे आने का इंतजार कर रहा है। वैशाली भी परेशान हो गई। और जब तू वहां नहीं पहुंचेगी तब तो दिल टूट जाएगा उसका। पाखी ने बात पूरी की। इससे पहले कि वो तुझे गलत समझे या तुझसे नाराज हो जाए, तू उसे फोन कर, वैशाली ने समझाया। पाखी भी सूरज को नाराज नहीं करना चाहती थी। अगर सचमुच सूरज कहीं उसे गलत समझ बैठा तो क्या होगा? वह इस कल्पना से ही भयभीत हो गई। सूरज के बिना उसकी जिंदगी अब बेमानी है। ये सोच उसने सूरज को कॉल किया। वैशाली ने उसके हाथ से फोन लेकर स्पीकर पर कर दिया। रिंग जा रही थी पर सूरज ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फिर मिलाना, वैशाली बोली। यार थोड़ी देर में तो सब मसूरी पहुंच चुके होंगे, पाखी ने कहा। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। ड्राइवर बिना एक पल भी गवाए जल्द ही सबको ले मसूरी के बंगले पर पहुंच गया था। सूरज नहा धोकर तैयार था। अभी वह अपना फोन देख ही रहा था कि मंगलू दौड़ता हुआ आया। राम भली करे छोटे मालिक, आपके ससुराल वाले आ गए। सूरज वहीं फोन छोड़ बाहर निकला। फोन रिंग हो रहा था और पाखी का नाम स्क्रीन पर उभर रहा था, मगर उसका सूरज अपनी पाखी का वेलकम करने दरवाजे पर पहुंच गया था। रघु गार्ड ने बड़ा फाटक खोला। कार पोर्च में आकर रुकी। शंकर काका और शिबू माली हाथ में मलाए पकड़े कार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। राधा काकी अपने हाथ में चांदी का चौपड़ा लिए खड़ी थी। पाखी को प्रथम बार वह अपने हाथों से कुमकुम का तिलक करेंगी, ये सोच सोचकर वे विभोर हो रही थी। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का डोर खोला और मंगलू दौड़कर सामने का डोर खोलने लगा। सूरज ने देखा प्रशांत सबसे पहले गाड़ी से बाहर आया और उसके बाद बाबूजी, अम्मा और मीनाक्षी एक एक कर उतरे। पंकज मुन्नू को गोद में लिए बैक सीट से बाहर आया, पर पाखी को सबके साथ न देख सूरज आगे बढ़ा। उसे लगा पाखी उसे चौंकाना चाहती है और शायद पहली बार अपने ससुराल आने पर झिझक रही हो। सोचकर वह कार के पास आया। तो दोस्तों, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, असल जिंदगी में भी और कहानी में भी। और जब कहानी जिंदगी का ही प्रतिबिंब हो तो वास्तविकता के बहुत नजदीक होती है। आगे क्या होगा? सूरज और पाखी के बीच ये बात कहीं किसी गलत फहमी का कारण ना बन जाए। कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, ऐसे अनेक सवाल हैं। आप ये सारे कठिन सवाल हम पर छोड़ दीजिए और इंतजार कीजिए अगले भाग का। तब तक आप कुछ सरल काम कीजिए। लाइक का बटन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।